हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विवेक राय विजन क्लासेस गोरखपुर के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्रों का ढेर सारा स्वागत करता हूं। प्यारे छात्रों, आज हमें अपने इस वीडियो में संघीय विधायिका का दूसरा पिलर राज्यसभा के बारे में पढ़ना है। प्यारे छात्रों, आपको बता दें, राज्यसभा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है संसद के गठन में या निर्माण में। प्यारे छात्रों, तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। और आप सभी से यह उम्मीद रहती है कि आप पूरे वीडियो को संयम से देखेंगे। इसमें बीच बीच में जो भी क्वेश्चन कराए जाते हैं उस पर आप विशेष ध्यान देंगे। देखिए प्यारे छात्रों, जो हमारी संसद है उसका निर्माण राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर होता है। प्यारे छात्रों, ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान देंगे कि संसद का निर्माण कैसे होता है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से होता है। आप पुराने वीडियोज़ में राष्ट्रपति पूरा पढ़ चुके हैं। आज राज्यसभा कंप्लीट करेंगे हम लोग और अगले वीडियो में लोकसभा को भी कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से पूरी संसद हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है प्यारे छात्रों, चलिए शुरू करते हैं। आगे देखिए, भारत में केंद्रीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से संबोधित किया जाता है। जो केंद्र की व्यवस्थापिका है प्यारे छात्रों, उससे हम लोग संसद कहते हैं। भारतीय संसद का गठन किससे मिलकर होता है प्यारे छात्रों? अभी हमने बताया आपको, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर भारत में संसद का गठन होता है प्यारे छात्रों। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 संसद के उच्च सदन के रूप में राज्यसभा का उल्लेख करता है। प्यारे छात्रों को बता दें कि आर्टिकल 80, अनुच्छेद 80 जो है वो ये बताता है कि संसद के उच्च सदन के रूप में राज्यसभा को नामांकित किया गया है प्यारे छात्रों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इसके सदस्यों की वर्तमान संख्या प्यारे छात्रों, थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट है, आज के समय में 243 है सदस्यों की वर्तमान संख्या। ठीक है, यानी अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में संख्या कितनी है? 243 है प्यारे छात्रों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखिए, जो 243 सदस्य संख्या है 243, ठीक है, इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, अब 12 सदस्यों को मनोनीत किया गया, बताइए मनोनयन के पश्चात कितने सदस्य रह गए? देखिए, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 3, यहाँ 2, यानी 231 सदस्यों का क्या हुआ है? चुनाव हुआ है। ठीक है, 231 सदस्यों को चुन के भेजा गया है और बाकी 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया है। ये जो 231 सदस्यों का चुनाव हुआ है प्यारे छात्रों, आपको बता दें 29 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों से इन 231 सदस्यों का चुनाव हुआ है। ठीक है प्यारे छात्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों के लिए यह आवश्यक है कि वह कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान रखें। ठीक है, प्यारे छात्रों, आपको बता दें कि जिन सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है वो सदस्य किसी एक क्षेत्र में विशेष योगदान देंगे, चाहे वो कला के संदर्भ में हो, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, खेल। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले सदस्यों को ही राज्यसभा में मनोनयन का अधिकार मिलता है और राष्ट्रपति द्वारा उसे मनोनीत किया जाता है प्यारे छात्रों। ठीक है, देखिए, जो राज्यसभा हमारी है वह एक अस्थायी सदन है। ठीक है, अस्थायी सदन मतलब क्या है? एक ऐसा सदन है जिसमें जो सदस्य चुन के जाते हैं उनका कार्यकाल पूरा 6 वर्ष का होता है, उसे भंग नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से आपको पता है कि लोकसभा जो है अस्थायी सदन है, इसे प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है, तो उनके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष से कम भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चूँकि ये अस्थायी सदन है तो इसे किसी भी हालत में भंग नहीं कर सकता है, अतः इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष निश्चित होता है। ठीक है प्यारे छात्रों, देखिए ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात प्यारे छात्रों 1/3 सदस्य
अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ये अच्छी बात है। हमारे कई सारे बच्चों को ये समझ नहीं आता कि सर 2 वर्ष बाद जब एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेंगे, उनका कार्यकाल 6 वर्ष कैसे हो गया। आपको बता दें प्यारे छात्रों, जब हमारे राज्यसभा का निर्माण हुआ तो उस समय शुरू में पहले स्टेज में कुछ सदस्यों को सदस्यता दी गई, ठीक है। फिर दूसरे स्टेज में कुछ सदस्यों को सदस्यता दी गई, फिर तीसरे स्टेज में कुछ सदस्यों को सदस्यता दी गई। इस तरह से 3 स्टेज में इनके सदस्यों का जो नंबर ऑफ पीपल थे वो कंप्लीट हो गए, यानी कि 250 के आसपास ये सदस्य हो गए। लेकिन सदस्य 250 कब हुए? 3 टर्म में हुए, ठीक है प्यारे छात्रों। और ये जो 3 टर्म में जो लोग हुए, ये 2-2 वर्ष के अंतराल पे हुए थे कि 2 वर्ष तक ये किए, उसके 2 वर्ष बाद फिर ये लोग जुड़ गए, फिर 2 वर्ष बाद ये लोग जुड़ गए, फिर 2 वर्ष बाद बाकी जुड़ गए, ठीक है। ऐसे 2-2 वर्ष तक ये लोग जुड़ते रहे। जुड़ने के बाद से ये टोटल 250 की टीम बन गई, ठीक है प्यारे छात्रों। तो जब संविधान में 6 वर्ष का कार्यकाल फिक्स किया गया, जो शुरू के सदस्य जुड़े हुए थे उनका यहाँ तक आते आते कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हो जाता है। तो अगला जो सदस्यों का जो चुनाव होता है वो उतने ही सदस्यों के लिए होता है जो प्रथम कार्यकारिणी में हिस्सा लिए थे और वो पदमुक्त होंगे, ठीक है। जो पदमुक्त होंगे उन्हीं के स्थान पे नए सदस्यों का चुनाव होता है। तो ये हर 2 साल पे चुनाव होता रहता है। और जिस तरह से हर 2 साल पे चुनाव होता रहता है, जितनी सीटें खाली होती हैं राज्यसभा में उतनी सीटों के लिए चुनाव होता रहता है और सदस्य आते जाते रहते हैं प्यारे छात्रों, ठीक है। तो ये पूरी बात हो गई। आपको आशा करनी चीज़ समझ में आई होगी। राज्यसभा में भी विपक्ष का नेता को कैबिनेट स्तर का दर्जा दिया जाता है प्यारे छात्रों। ये बात हमसे एक बच्चे ने पूछी थी, सर लोकसभा में तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, लेकिन क्या राज्यसभा में भी कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं? तो प्यारे छात्रों, राज्यसभा में जो विपक्ष का नेता होता है वो कैबिनेट स्तर के मंत्री का उसको दर्जा प्राप्त होता है प्यारे छात्रों, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे की। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है, ठीक है प्यारे छात्रों। देखिए इसमें बात कही गई है कि जो राष्ट्रपति हमारा है वो एक साल में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन क्या करेगा? आहूत करेगा। आहूत करना मतलब स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो कम से कम 2 बार इसे अधिवेशन को स्टार्ट करना है, ठीक है। तथा राज्यसभा की अंतिम और अगले सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह का गैप नहीं होना चाहिए। इस बात को भी आप ध्यान देंगे। ऐसा नहीं है कि अंतिम बैठक और अगले सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह का गैप हो, 6 माह से कम गैप आपको होना चाहिए, ठीक है प्यारे छात्रों। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए राज्यसभा सदस्य की अनिवार्य योग्यताएं। अब क्या क्या योग्यताएं हैं राज्यसभा सदस्य बनने की, इस बात पे भी फोकस कर लेते हैं प्यारे छात्रों, ठीक है। देखिए पहला जो विशेष योग्यता है उसे देखिए, ठीक है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि भारत के अलावा किसी अन्य देश का नागरिक राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता है। पहली महत्वपूर्ण योग्यता। उसकी उम्र 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम वर्ष है वो 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, यानी 30 ईयर की एज होनी चाहिए। वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य होगा वो किसी लाभ के पद पर नहीं होगा। प्यारे छात्रों आपको बता दें कि लाभ का पद ऐसा पद होता है, ठीक है, जो सरकारी कर्मचारी, ठीक है, जिन्हें सरकारी निधि द्वारा वेतन प्राप्त होता है, ठीक है। अब आपसे तो कई क्वेश्चन आपके एंड से आ सकते हैं कि सर लोकसभा सदस्यों का भी तो सरकारी वेतन देती है, राज्यसभा सदस्यों का भी सरकारी वेतन देती है, तो क्या ये भी लाभ का पद है? प्यारे छात्रों, लाभ के पद को लेकर डिस्कस हमने राष्ट्रपति वाले टॉपिक में बहुत डिटेल में किया है। तो आप सबसे गुजारिश है कि वहाँ जाके चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से समझिए। आपको चीज़ें बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझा दी गई हैं उस टॉपिक में, ठीक है। आगे बोला जा रहा है वह पागल या दिवालिया ना हो। तो प्यारे छात्रों, चूँकि यह जो पद होता है वो बहुत ही गरिमा का पद होता है, ठीक है, तो पागल या दिवालिया व्यक्ति नहीं होना चाहिए प्यारे छात्रों, ठीक है। चलिए आगे बात कर देखिए। सभापति को लेकर कुछ बातें कही गई हैं। देखिए भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो प्यारे छात्रों आपको बता दें जो उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं, ठीक है, उन्हें
राज्यसभा का पदेन सभापति कहा जाता है और उनके वेतन और भत्ते जो दिए जाते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति का ही वेतन दिया जाता है उनको, न कि उपराष्ट्रपति का। ठीक है प्यारे छात्रों, तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान देंगे। राज्यसभा के सदस्यों में से एक उपसभापति का निर्वाचन किया जाता है। देखिए प्यारे छात्रों, जो सभापति होता है वो तो राज्यसभा का सदस्य होता नहीं है, लेकिन जो उपसभापति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों में से कोई एक व्यक्ति का निर्वाचन कर लिया जाता है जो उपसभापति के रूप में राज्यसभा में काम करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिए आगे, सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है। ठीक है, मान लीजिए जो सभापति हैं यानी कि उपराष्ट्रपति महोदय हैं वो किसी कारणवश अनुपस्थित हैं, ठीक है, तो उनके स्थान पे काम करने के लिए उपसभापति को रखा जाता है। ठीक है, तो सभापति के न रहने पर जो उपसभापति है वो सभापति के दायित्वों का निर्वहन करता है। ठीक है ये स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब शक्तियाँ एवं कार्य देख लेते हैं। देखिए राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर कानून बनाती है, संविधान में संशोधन करती है तथा संसद का अभिन्न अंग होने के कारण बिना इसकी सहमति के कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता है प्यारे छात्रों। ठीक है, देखिए डियर स्टूडेंट, अगर बात करें हम लोग राज्यसभा की, तो राज्यसभा जो है लोकसभा के साथ मिलकर कानून का निर्माण करती है। ठीक है, कानून बनाती है और संविधान में संशोधन भी करती है तथा संसद का अभिन्न अंग होने के कारण बिना इसकी सहमति के कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता है। यानी कि अगर ये राजी न हो तो कोई भी विधेयक जो होगा वो कानून का रूप नहीं लेगा प्यारे छात्रों। ठीक है, इस बात का भी आप विशेष ध्यान देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए डियर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। देखिए केवल राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करे। यानी जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं जैसे यूपीएससी है। देखिए डियर स्टूडेंट, केवल राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करे। यानी कि जो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन संबंधी जो भी बातें हैं उसका अधिकार सिर्फ राज्यसभा को है, लोकसभा को नहीं है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद कौन करता है? तो प्यारे छात्रों आपका जवाब होगा राज्यसभा जो है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन अनुच्छेद 312 के तहत करती है डियर स्टूडेंट। ठीक है, देखिए वह लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होती है। ठीक है, प्यारे छात्रों आपको बता दें कि जो हमारी राज्यसभा है, ठीक है, वह लोकसभा के साथ मिलके राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी शामिल होती है। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी शामिल रहती है प्यारे छात्रों। ठीक है, वह लोकसभा के साथ मिलकर महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेती है। आपको पता है कि राष्ट्रपति तथा अन्य जिस पे महाभियोग की प्रक्रिया लगानी है उस महाभियोग प्रक्रिया में शामिल होने के लिए जो व्यक्ति है वो लोकसभा के साथ मिलके राज्यसभा दोनों साथ मिलके उस व्यक्ति पे क्या करती है, महाभियोग की प्रक्रिया लगाती है, महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण करती है और पूर्ण होने के बाद से उस व्यक्ति को अपने पद से त्याग पत्र देना होता है प्यारे छात्रों। यानी कि महाभियोग प्रक्रिया पूरी करने के लिए भी हमें राज्यसभा के सदस्यों की ज़रूरत पड़ती है प्यारे छात्रों। ठीक है, 1 माह से अधिक अवधि तक यदि आपातकाल लागू करना हो तो उस प्रस्ताव का अनुमोदन वह लोकसभा की सहमति से करती है। प्यारे छात्रों, आपातकाल की स्थिति अगर आने पर उसे 1 महीने से ज़्यादा अगर बढ़ाना है तो उस प्रस्ताव का जो अनुमोदन होगा वह लोकसभा की सहमति से राज्यसभा द्वारा किया जाएगा प्यारे छात्रों। ठीक है, तो आपातकाल के संबंध में भी राज्यसभा का अहम रोल दिखाई देता है। ठीक है, ये था हमारा पूरा वीडियो प्यारे छात्रों राज्यसभा को लेके। इससे ज़्यादा अगर आपको जानना है तो आप हमारा डिस्क्रिप्टिव और ज़्यादा लेंदी जो यूपीएससी का सिलेबस हम लोग शुरू कर रहे हैं उसमें जान सकते हैं। अभी 1 डे
परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स विजन क्लासेस परिवार आपको लेके आया था। तो इस पूरे वीडियो को संयम पूर्वक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विजन क्लासेस परिवार आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता है कि आप अपनी परीक्षाओं में सफल हों, आगे बढ़ें और अपने माता पिता और देश का नाम रोशन करें। तो धन्यवाद प्यारे छात्रों, इस पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।